प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। बोआओ फोरम फॉर एशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। दूसरा, यह एशिया एवं विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक विशेषज्ञों के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बोआओ फोरम फॉर एशिया की शुरुआत वर्ष 2001 में ऑस्ट्रेलिया तथा 25 एशियाई देशों ने मिलकर की थी। वर्ष 2006 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एशिया एवं विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक तथा शैक्षणिक विशेषज्ञों के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। इसका गठन स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के आधार पर किया गया है। यह फोरम क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एशियाई देशों को अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में दक्षिण चीन में हाइनान प्रांत के वुआओ में वुआओ फोरम फॉर एशिया के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। इसका विषय है अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस्ड बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। इस वर्ष के सम्मेलन में 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 2600 से अधिक मेहमानों ने भाग लिया था। इस प्रकार से दोनों कथन सही हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह दक्षिण भारत की एक सुभेद्य जनजाति है। दूसरा, इसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। ब्रू या रियांग जनजाति पूर्वोत्तर भारत की एक सुभेद्य जनजाति है, जिसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं। ध्यातव्य है कि ब्रू भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। यह लोग पहले झूम कृषि करते थे, इस कारण इन्हें बंजारा जनजाति भी कहा जाता था। वर्ष 1995 में ब्रू और मिजो जनजाति के मध्य टकराव हुआ तथा और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रू जनजाति को राज्य से बाहर का घोषित कर दिया था। वर्ष 1997 तक बढ़ते टकराव के कारण ब्रू जनजाति के लोग मिजोरम से त्रिपुरा आकर शरणार्थी शिविरों में निवास करने लगे थे। 16 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार तथा ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके माध्यम से इस जनजाति की समस्याओं का समाधान किया गया था। हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा ब्रू या रियांग जनजाति के लोगों को शरणार्थी शिविरों से निकालकर उपयुक्त स्थान पर बसाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चिकित्सा क्षेत्र, बी अंतरिक्ष क्षेत्र, सी कौशल एवं उद्यमिता के क्षेत्र, डी शिक्षा क्षेत्र। सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसरो द्वारा वर्ष 1970 के दशक में रिस्पॉन्ड प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने और योगदान के लिए शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करना था।
इसके अंतर्गत इसरो देश में शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्ता अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह कार्यक्रम सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं प्रकाशन जो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है को भी समर्थन प्रदान करता है। हाल ही में इसरो ने अपने रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंतर्गत IIT दिल्ली स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी सेल की 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने की घोषणा की है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह अभियान संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं तथा प्रमुख युवा संगठनों द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। तीसरा, इस अभियान में विश्व के 6 सर्वाधिक बड़े युवा संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं तथा युवा संगठनों ने मिलकर कोविड-19 महामारी से प्रभावित विश्व भर के युवाओं के जीवन को पुनः व्यवस्थित करने के लिए ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत 19 अप्रैल 2021 को की गई है। इसका उद्देश्य महामारी से प्रभावित युवाओं को जीवन के पुनर्निर्माण हेतु नवप्रवर्तनशील कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत $2 मिलियन की राशि 4 स्तरों में उपलब्ध कराई जाएगी तथा एक उत्प्रेरक कार्यक्रम द्वारा बेहतर समाधानों का आकलन किया जाएगा। इस अभियान में विश्व के 6 सर्वाधिक बड़े युवा संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। वर्ल्ड अलायंस ऑफ यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, विश्व युवा महिला क्रिश्चियन एसोसिएशन, स्काउट मूवमेंट का विश्व संगठन, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड। इसलिए कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केन तथा बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए केन बेतवा परियोजना शुरू की गई थी। दूसरा, केन तथा बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1980 के दशक में पहली बार केन बेतवा परियोजना को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। यह केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त इस परियोजना की लागत का 90% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत केंद्र नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि ये दोनों नदियां यमुना की सहायक हैं। केन तथा बेतवा नदी का उद्गम क्रमशः मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत तथा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से होता है। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रकार से दोनों कथन ये सही है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।